हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दी गई है, आपको चेक करके बताना है कि ये एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक डाटा जो हम पहले से जानते हैं, कहने का अर्थ है कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी सीक्वेंस का डी यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है हर एक केस में, तब हम समझते हैं कि वह एपी में है। तो ये निकलता कैसे है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं। नंबर ए का a-3, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a-3 है। इसका सेकेंड टर्म a-5 है। इसका थर्ड टर्म a-7 है। इसी तरह से एपी में टर्म्स को लिखा जाता है, जो पहले आता है वो फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले में सेकेंड टर्म, तीसरे वाले में थर्ड टर्म। अब हम देखते हैं कि इसका जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस है वह कांस्टेंट है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जब पर्टिकुलर नंबर में यानी फर्स्ट टर्म में पर्टिकुलर नंबर जोड़ा जाता है तो हमें थर्ड टर्म मिलता है। ठीक वही पर्टिकुलर नंबर टर्म दर टर्म जोड़ा जाता है, अगला टर्म हमें मिलता जाता है। तो जब हमको डी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो डी मिलेगा। ये होगा a-5 माइनस a-3, तो ये हुआ a-5 माइनस a प्लस 3। तो ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस का 2, 3 2 5, और यह किसके बराबर, ये कॉमन डिफरेंस d के बराबर है। तीन ही टर्म दिए हुए हैं तो इसका दूसरा अगर d निकालें तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म a-7 माइनस सेकेंड टर्म a-5, ये हुआ a-5। तो ये बराबर a-7 माइनस a प्लस 5। तो ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल और ये हुआ माइनस का 2, और यह किसके बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है दोनों केस में। अब इसका और केस नहीं बन सकता क्योंकि तीन टर्म है और तीन टर्म में किसी भी परिस्थिति में दो ही डी निकलेंगे। क्योंकि डी कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ही पर्टिकुलर नंबर जोड़ा गया था तो सेकेंड टर्म मिला था, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसका भी वही कारण है। तो दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस -2 ही आया है। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस यानी डी कांस्टेंट हो गया, मतलब वो एपी में है, यानी ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है। इसका पहला नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है एपी में है, दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। आते हैं सेकेंड टर्म पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ का फर्स्ट टर्म है 1/2, फिर इसका सेकेंड टर्म है 1/3, थर्ड टर्म है 1/4 और इसका फोर्थ टर्म है 1/5। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पे एक डी ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर इसे सॉल्व करें, इसके कॉमन डिफरेंस को निकाले, देखिए एपी पता करने का एक ही तरीका है कि बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो एपी में है, नहीं है तो नहीं है एपी। तो पहला केस बनेगा a2 माइनस a1 का, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 2 6, 2 माइनस 3, तो ये हो गया -1/6 और यह कॉमन डिफरेंस डी है। यहाँ पे डी ये आ रहा है। दूसरा केस इसका निकालते हैं, वो हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो ये हुआ 1/4 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 4 3 12, इसका एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको नीचे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -1/12। देखिए यहाँ पे ही कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया, तो अब चाहें तो आगे नहीं भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एपी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर ये एपी का फॉर्मेशन करता
तो यहीं पे जो है ये डी आता, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब ये ए पी नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये जो है नॉट एन ए पी, यह सीक्वेंस ए पी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, बिकॉज डी इज़ नॉट कांस्टेंट। आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में बहुत ज़्यादा टर्म्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ है, तो सबको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म 9, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म 17, फोर्थ टर्म 21 और फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 25। 9 13 17 21 25। अब सबको सॉल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 11 12 13 और यहाँ पे यह डी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा a3 माइनस a2, 17 माइनस 13, तो ये भी 4 ही हो जाएगा और ये डी के बराबर है 14 15 16 17। अगला हो जाएगा a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 17, ये भी 4 है जो कि कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। फिर हो जाएगा a5 माइनस a4, तो ये हुआ 25 माइनस 21, तो ये भी 4 के बराबर है जो डी के बराबर है। तो इन एवरी केस वी कैन सी दैट द कॉमन डिफरेंस डी इज कांस्टेंट, सो दिस इज एन AP। तो यानी ये जो थर्ड नंबर है ये भी AP ही है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में हमको क्या पता चला कि पहला नंबर और तीसरा नंबर ही AP है, बाकी का जो ये चौथा नंबर है वो AP नहीं है। तो सॉल्व करते हैं चौथे नंबर को नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे अगर 4 नंबर को देखें तो वो है -1/3 0, -1/3 0, कॉमा 1/3 2/3, 1/3 2/3 और ये बढ़ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें तो -1/3, सेकेंड टर्म गिवन है 0, थर्ड टर्म 1/3 एंड फोर्थ टर्म इसका 2/3 है। तो सबको कैलकुलेट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। तो पहला केस बनेगा a2 माइनस a1, तो a2 के जगह पे क्या है 0 है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -1/3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 0 ऐड होगा तो इसमें 1/3 ही हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 3, 0 प्लस 1, तो 1/3 होगा। दूसरा केस इसका बनाते हैं जो हो जाएगा a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0, तो ये 1/3 ही होगा। ये इसका डी है, ये इसका डी है। नेक्स्ट आएगा इसका केस बनेगा a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, तो ये हुआ 1/3 और यह कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। तो यहाँ पे 4 टर्म दिए गए थे और चारों टर्म में जो है 3 केस बनेगा डी निकलने का। तो यहाँ पे तीनों केसेस में 1/3 ही कॉमन डिफरेंस है, मतलब चौथा नंबर भी जो है AP का ही फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी दिया गया सीक्वेंस जो है वो एक AP है। आते हैं इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, ये क्वेश्चन है 1 माइनस 1 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 और ये बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 टर्म दिए गए हैं। पहले सब टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म -1, फिफ्थ टर्म 1 और सिक्स्थ टर्म -1। तो वहाँ पे यहाँ पे डी के कुछ ज़्यादा केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म डी इसका निकालते हैं। ये हो जाएगा a2 माइनस a1,
तो A2 की वैल्यू है -1, ये हो जाएगा -1 बराबर -2, यानी फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस -2 निकला। दूसरा केस है A3 माइनस A2, ये हुआ A3 कौन है 1 और ये -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस +1 बराबर 2, लेकिन यहाँ पे D जो है 2 निकला। साफ है ये AP नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये AP होता तो यहीं पे हमें -2 मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये जो है एक AP नहीं है, आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाएंगे। ये कोई AP का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट टर्म में है और कॉमन डिफरेंस D है और ये नीचे के क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो आप AP निकालिए। हम जानते हैं कि जब फर्स्ट टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ते हैं तो हमको अगला टर्म मिलता है, और इसका एक सीरीज भी होता है। जैसे में कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बोले या फिर A1 बोले तो ये 5 दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म कैसे निकलता है, तो जब आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D जोड़ेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, A बराबर 5 और D बराबर 6 है, तो ये 6 5 11, यही हमारा सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो ये निकलता है A प्लस ट्वाइस ऑफ D से, तो A की वैल्यू 5 है, ये हुआ ट्वाइस ऑफ D, तो ये हो जाएगा 5 + 6 2 = 12, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये इसका थर्ड टर्म हो गया। कम से कम 5 टर्म निकालेंगे AP के लिए, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ये क्या होता है A प्लस 3 थ्राइस ऑफ D, 5 प्लस थ्राइस ऑफ 6, तो 5 + 6 3 = 18, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 23। एक और टर्म इसका निकालेंगे AP के लिए, कम से कम 5 टर्म जरूर निकालेंगे AP बताने के लिए। तो ये हो जाएगा A प्लस फोर्थ ऑफ D, तो A की वैल्यू है यहाँ पे 5 + 4 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 5 + 6 4 = 24, तो ये हो जाएगा 29। और अगर AP को लिखें जो कि क्वेश्चन कहता है, तो वो हो जाएगा 5, 11, 17, 23, 29, और ये इस तरह से बढ़ रहा है। विद कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो यही हमारा रिक्वायर्ड AP है। रूल इसका सिंपल है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, अगला टर्म मिलते जाएगा, और इसी तरह से बाकी के टर्म भी निकलते जाएंगे। जब हम क्वेश्चन nth टर्म का सॉल्व करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है कि हम A4 को A + 3D लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 20 रहता है, 50 रहता है, उसे हम A + 49D लिख सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, टाइम बच जाता है। आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है, यानी A1 7 है, तो दूसरा टर्म कैलकुलेट करते हैं। दूसरा टर्म हो जाएगा A + D, तो A की वैल्यू है 7 प्लस और D की वैल्यू है -5, ये हो जाएगा 7 ± -5 बराबर 2। इसका सेकंड टर्म हो गया 2। थर्ड टर्म निकाले तो A प्लस ट्वाइस ऑफ D, यानी 7 प्लस ट्वाइस ऑफ -5, ये हो जाएगा 7 प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा -3। फोर्थ टर्म A प्लस 3D, 7 + 3 मल्टीप्लाई -5, 7 - 15, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 8 7 15। लास्ट टर्म निकालते हैं A5, तो A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 7 + 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -5, तो ये हुआ 7, 5 4 जा माइनस का 20, और ये हो गया -13, तो यहाँ पे ये 13 7 20, तो यहाँ पे यही रिक्वायर्ड AP है। अगर AP को लिखें तो ये हो जाएगा 7, दूसरा AP
दूसरा AP हो जाएगा 2, तीसरा AP हो जाएगा -3, चौथा AP हो जाएगा -8 और फिर ये हो जाएगा -13 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये AP यहाँ पे निकला। अब सॉल्व करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में एलसीएम, थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट टर्म 3/4 दिया गया है और इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 दिया हुआ है, तो A2 अगर निकालें तो ये हो जाएगा A प्लस D। तो A की वैल्यू है 3/4 प्लस D की वैल्यू है 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया, ये 4 ही हो गया। और ये हो गया 3 प्लस 2 2 जा 4, तो ये 2, तो ये कितना हो गया 10 2 5/4। यानी इस AP का जो दूसरा टर्म होगा वह 5/4 होगा। तीसरे टर्म को कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा A प्लस ट्वाइस ऑफ D 3/4 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा 3/4 प्लस 1। फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। तो यहाँ पे तीसरा टर्म हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसके फोर्थ टर्म को, ये हो जाएगा A प्लस थ्राइस ऑफ D यानी 3/4 प्लस थ्राइस मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2। तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 9/4। तो इसका 4 ही टर्म रहने देते हैं, बाकी एक टर्म आप खुद निकाल लीजिएगा। तो यह जो तीसरे नंबर का AP है वह कुछ यूँ हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3/4 जो कि गिवन है, सेकेंड टर्म 5/4, दो का अंतर चल रहा है, थर्ड टर्म 7/4 और फोर्थ टर्म इसका हो जाएगा 9/4। अगर आप इसके अगले टर्म को कैलकुलेट करें तो वह 11/4 होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वोज nth टर्म्स आर गिवन बिलो। यानी कि किसी AP का nth टर्म गिवन दिया हुआ है, nth टर्म बोले या फिर जनरल टर्म बोले। nth टर्म दिया हुआ है तो बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म यहाँ पे T1 दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है। जनरली हम इसे An से भी डिनोट करते हैं, उसे ही nth टर्म बोलते हैं। तो अगर इस तरह समझिए कि अगर nth टर्म हमारा क्या होता है, अगर T को ना लिखें जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, nth टर्म भी हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है। तो अगर nth टर्म है तो ये है A प्लस n-1 इंटू D। तो अगर हम A की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 मल्टीप्लाई D, यानी ये हो जाएगा A प्लस D, क्योंकि 1 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 - 1 हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाई D, तो ये ओवरऑल A ही बचेगा। ठीक उसी तरह से अगर A2 निकालें तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस 1D, यानी कि आप A प्लस D भी लिख सकते हैं। यानी nth टर्म कहने का मतलब है कि जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 पुट करते जाएंगे, 2 पुट करते जाएंगे, 1 की वैल्यू, n की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ पे n मौजूद है वहाँ पे उसकी वैल्यू आती जाएगी, हमें टर्म मिलता रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि ये हमारा फर्स्ट टर्म निकला, ये हमारा सेकंड टर्म निकला, और अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ करते जाएंगे तो टर्म निकलते जाएगा। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यानी Tn बराबर दिया हुआ है -3 + 2 1, यही दिया हुआ है -3 + 2 1, ये nth टर्म है। तो अगर हम T बराबर 1 लिखे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म मिलेगा।
2 पुट करें तो सेकेंड टर्म मिलेगा, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस ये 2 माइनस ये 1 कर देंगे। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 पुट करें n के जगह पे 1 तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी अब इस इक्वेशन में n है सब जगह 1 की वैल्यू आ जाएगी। ये होगा -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हुआ -3 प्लस 2, तो ये कितना हुआ -1। 3 में से 2 गया तो 1 बचा -1। ये क्या निकला, फर्स्ट टर्म निकला। आते हैं सेकेंड टर्म पे, ये हो जाएगा -3 प्लस 2n है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 1। यानी एक टर्म -1 है, दूसरा टर्म +1 है। तो चाहे तो और भी टर्म निकाल सकते हैं, 3 डालेंगे तीसरा टर्म, 4 डालेंगे चौथा टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो 2 ही टर्म काफ़ी है। ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये D के बराबर हो जाएगा। तो T2 कितना है, 1 है, ये माइनस है और ये माइनस का 1 हो जाएगा। एक माइनस पहले से, एक माइनस इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। यानी इसका फर्स्ट टर्म -1 है, सेकेंड टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। तो nth टर्म से इस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है Tn बराबर 4 - 7 है, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 7 × 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 - 7 और ये हो जाएगा 4 3 7 बराबर D। दूसरा है T2, तो ये हो गया 4 - 7 × 2, तो ये हो जाएगा 4 - 7 2 जा 14, तो 4 - 14 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 10, 14 में से 4 गया -10 और बराबर कितना हो गया D। तो इसी तरह से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा T2 - T1 बराबर D। तो T2 है -10 और -T1 की बात करें तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -10 + 3, 10 में से 3 जाएगा तो -7 बराबर D। यानी इतना का अंतर इसमें चल रहा है, 10 है तो 3 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पे देखिए क्या पता चला कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो -7 है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी, यानी इस एपी का 19 टर्म पता कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एपी दिया हुआ है -11 -15 -19, ठीक है। तो ये एपी का फर्स्ट टर्म है, -15 एपी का सेकंड टर्म है और -19 इसका थर्ड टर्म है। अगर ऐसे ही करके हम इसका डी निकाल लें और धीरे धीरे नीचे जाते जाए तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि 3 से बढ़ के हम जैसे A + D जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि करस्पॉन्डिंग एपी पता कीजिए, तो हम क्या कर रहे थे A + D, A + 2D, A + 3D, A + 5D, उसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि हम 19 तक पहुंच जाएंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, हमें 19th टर्म पता करना है। तो जो सबसे पहले गिवन डाटा है उसे ले लेते हैं। A1 बराबर -11 है, माइनस का 11 है। A2 बराबर -15 है। 2 ही टर्म काफ़ी है D निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा A2 - A1, ये हुआ -15 -11, ये हुआ -15 +11, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 13 14 15 माइनस का 4 बराबर D। ये हुआ कॉमन डिफरेंस। दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। 19th टर्म यानी इसका 19वां टर्म एपी का निकालिए, यानी n बराबर 19 दिया हुआ है। तो 19वां टर्म कहने का मतलब क्या है, nth टर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यानी A19 हमसे पूछा जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो nth टर्म का फॉर्मूला पुट करते हैं, ये हो जाएगा A + n - 1 × D और n की वैल्यू कितनी है 19 है, तो ये कितना हो जाएगा A + 19 - 1 × D, जहाँ n है वहाँ 19 आ गया, तो ये हो जाएगा A + 18 D। इसलिए अक्सर क्वेश्चंस में
डायरेक्ट जो है A19 की जगह A18 लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, तो उसके पीछे का कारण ये है। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो मिनिमम डाटा 2 होता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -11 है, a है -11 और ये हुआ +18 और d की वैल्यू है -4। तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 72, 8 4 जा 32, हाथ में आया 3 और 4 1 जा 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 7 1 8, तो ये हो जाएगा -83। यानी इस AP का जो 19वां टर्म है वह -83 है। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करें इसे, तो nth टर्म, हालांकि क्रॉस चेक करने की इसे ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है नहीं, कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है, तो इसे क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP इज -54। तो देखिए, यानी इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है, यानी n कौन सा टर्म है जो कि -54 होगा। तो देखिए AP है कैसे, AP पहला टर्म है इसका 16, दूसरा टर्म है इसका 11, तो 11 में से अगर 16 घटा दें तो ये कितना बचेगा, -5 बचेगा। यानी -5 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। तो अगर फर्स्ट टर्म 16 है, फिर 11 है, 6 है, 1 है, फिर ये निगेटिव 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 जाते जाएगा, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि -54 आ जाएगा। तो हम इसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि इस AP का कौन सा टर्म -54 है, तो वैसी कंडीशन में हम AP के nth टर्म को ही वो टर्म मान लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द AP, या फिर nth टर्म तो ये लिखा हुआ ही है, या इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, nth टर्म ऑफ द AP बी -54। अब जो डाटा दिया हुआ है तो इस लहजे से an बराबर कितना हो गया, -54। अब जो डाटा है उसे पुट डाउन कर दीजिए, a1 बराबर 16, a2 बराबर 11, बाकी के हम लिखेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि 2 गो से ही हमें d मिल जाएगा, तो बाकी टर्म पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा a2 -a1, ये हो जाएगा 11 -16, तो 11 5 16, ये हो जाएगा -5 बराबर d। ये डाटा हमारे पास आ गया है। अब आते हैं इसके nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म ही आया है प्रायोरिटी में, इसलिए nth टर्म को अब लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। nth टर्म है -54। a1 की वैल्यू, a है, a बोले या फिर a1 बोले, फर्स्ट टर्म को ही ये डिनोट करेगा। तो a की वैल्यू है 16 प्लस, और n तो पता करना है हमको, n पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म, तो ये हो जाएगा n-1 और d की वैल्यू हो जाएगी -5। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, इस 16 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -54 -16, और ये कितना हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -5। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 1 7, -70 हो जाएगा, 54 10 कितना हो जाएगा 64, 6470 हो जाएगा। अगर अब इसे सॉल्व करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -5n हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा, -5n माइनस माइनस +5, इस 5 को भी इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -70 -5 और ये -5n, तो ये हो जाएगा -75 और ये -5n, तो n बराबर हो जाएगा -75 बाय -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में 75 कितने बार में आएगा, 25 बार में आएगा, तो 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 25, तो ये 15 बार में ही आएगा, तो 15 5 जा 75, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15। यानी इस AP का कौन सा टर्म -54 है, तो इस AP का
15वां टर्म -54 है। हम चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा। यहाँ पे आंसर आया है कि इस AP का जो 15 टर्म है वह -54 है। तो ऐसा करते हैं कि इस AP के 15 टर्म को कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 14D। A की वैल्यू है 16 + 14 × -5, तो ये हो जाएगा 16 - 5 4 जा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 6 7। 70 में से 10 जाएगा तो 60 बचेगा, और 60 में से 6 जाएगा तो 54 बचेगा। तो देखिए ये हुआ -54। तो सेम आंसर हमारा आया कि नहीं, कि कहा जा रहा था इस हिसाब से कि AP का जो 15 टर्म है वह -54 है। तो यहाँ पे A15 भी अगर कैलकुलेट करें तो -54 ही आ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, यानी इस AP का मिडिल टर्म क्या है। तो इसको निकालने के कुछ तरीके होते हैं। अगर इवन नंबर आता है तो इसके 2 टर्म निकलते हैं। अगर n, कहने का मतलब है अगर इसका n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आता है तो इसके 2 मिडिल टर्म निकलेंगे। अगर ऑड आता है तो 1 टर्म निकलेंगे। जैसे में कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप पहले n कैलकुलेट कीजिए, वही बताएगा कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यानी वो है 9, सेकेंड टर्म है 15 और थर्ड टर्म है 21, इसका फोर्थ टर्म है 27। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, यानी AP के सवाल जब सॉल्व किए जाते हैं तो विजुअल भी बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे कि AP को देख के ही आप कुछ इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं। AP यहाँ से शुरू होता है, बीच में ये AP और चला होगा और 183 के बाद जाके ये स्टॉप हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये AP का लास्ट टर्म है, इसके आगे AP नहीं बढ़ रहा। AP बस इसके बीच में बढ़ा, बढ़ते गया 27 से 183 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद इसमें फुल स्टॉप लग गया। अगर ये बढ़ता तो यहाँ पे ही हमें ये साइन देखने को मिलते, ऐसा साइन देखने को नहीं मिल रहा, मतलब AP वहाँ पे जाके स्टॉप हो गई है। और ये हमारा लास्ट टर्म है, हम इसे मेंशन करेंगे। ये AP का लास्ट टर्म है, कितना है तो 183 है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि AP में n नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं तो AP का लास्ट टर्म ही nth टर्म है, यानी हम इसके लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोल सकते हैं। इन दोनों की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकाले A2 - A1 तो ये हो जाएगा 15 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 6 हो जाएगा। तो ये 6 बराबर D हो जाएगा। 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 6 हो गया और ये D हो गया। तो n कैलकुलेट करने के लिए 2 ही डाटा चाहिए, 3 डाटा चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, nth टर्म चाहिए। जब बात हो रही है nth टर्म की तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो A + n - 1 × D, वेयर nth टर्म 183 है, A की वैल्यू 9 है, A मतलब A1, और n कैलकुलेट करना है तो ये n - 1 हुआ, और D की वैल्यू कितनी है तो 6 है। इसे करते हैं ऐसा कि 183 - 9 करें और ये हो जाएगा n - 1 × 6। इसमें से अगर 10 घटाएंगे, 183 में 10 घटाएंगे तो 173 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 172 हो जाएगा। 172, 9 जो 10 घटाएंगे तो 173 होगा, तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 74 होना चाहिए। या फिर इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 13 में से अगर 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 174। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 10 11 12 13 3 8 1, ठीक है, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा n - 1 × 6। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीज़न का हो जाएगा, ये हो जाएगा 174/6 बराबर हुआ n - 1। तो इसे अगर सॉल्व करें तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 174 तो 6 3 जा 18 होता है,
तो 6 2 जा 12 करें तो ये कितना हुआ, 5 हो गया, 5 2 7 54, तो ये हो जाएगा 6, 9 6 जा 54, ये हो जाएगा 29, यानी 29 6 जा 174 होता है। अब ये हुआ 29 बराबर n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30, यानी n बराबर 30 आया है। और 30 क्या है, एक इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि इट इज़ डिविजिबल बाय 2, और इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। दैट मीन्स कि इसके 2 मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। आप ये बात लिख दीजिएगा कि चूँकि इसका जो n आया है वो इवन नंबर है, इसे हम ही लिख देते हैं। सिंस n जो है n इज इवन नंबर, n एक इवन नंबर है, सो इट हैज़ 2 मिडिल टर्म्स, इसके 2 मिडिल टर्म्स हैं। तो n कैलकुलेट कैसे होता है जब ये इवन है, तो पहला है ये n/2 होगा, दूसरा केस इसका बनेगा कि ये n/2 + 1 होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, nth हो जाएगा, ये nth यहाँ पे n के जगह पे 30/2 है, और दूसरा केस इसका क्या हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 15, दूसरा केस इसका बनेगा 30/2 + 1, ये भी हो जाएगा 15, तो ये हुआ 15th टर्म, और ये 15 + 1 कितना हो गया, 16 टर्म। यानी क्वेश्चन अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि इसका कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, हमसे ये पूछ रहा है कि इसका इस एपी में मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो 15वां टर्म है और इस एपी का जो 16वां टर्म है वही इसका जो है मिडिल टर्म है। तो इसके 15 टर्म को कैलकुलेट करते हैं, तो a15 बराबर कितना हो जाएगा, a + 14d हो जाएगा, जहाँ पे a की वैल्यू है 9 + 14 × d है 6, तो ये हो जाएगा 9 + 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 84 10 कितना होता है, 84 10 94 हो जाएगा, और एक कम करेंगे तो 93 हो जाएगा। 84 और 9 9 10 11 12 13 93। अब इसके 16 टर्म को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हुआ a16, तो ये हो जाएगा a + 15d, जहाँ पे a की वैल्यू है 9 + 50 × 6, ये हो जाएगा 9 + 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 99, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99। यानी इसके 2 मिडिल मोस्ट टर्म है, कौन कौन, तो एक हो जाएगा 93, दूसरा हो जाएगा 99। क्यों, क्योंकि इसका जो n आया है वह एक इवन नंबर है, इस लहजे से इसका मिडिल मोस्ट टर्म 2 निकला, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 और nth/2 + 1। इस मिडिल मोस्ट टर्म के जब भी इवन केस आए n, तो यही केस है, यही तरीका है, यही फॉर्मूला है उसके कैलकुलेट करने का। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ 9 × 9 टर्म इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट कैसे करें। यहाँ पे कुछ चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये कहता है इफ़ 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई, यानी वर्ड प्रॉब्लम कुछ यूँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि जो भी इंग्लिश दी हुई है आप उसका एकदम हिंदी वर्जन कर दीजिए। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है तो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज वहाँ से कंस्ट्रक्ट करते जाइए, बड़ी ही आसानी से ये सवाल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई। इफ़ 9 टाइम्स 9th टर्म, यानी 9 टाइम्स 9 टर्म का मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई 9 टर्म इज़ इक्वल टू, मतलब बराबर है 15 टाइम्स
15 टाइम्स का मतलब 15 मल्टीप्लाई किसके, तो 15 टर्म के, यानी A15 के। तो शो कीजिए कि 6 टाइम्स का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 24th टर्म, यानी 6 मल्टीप्लाई 24th टर्म कितना है, तो 0 है। इसका कहना है कि अगर 9 मल्टीप्लाई A9 बराबर 50 मल्टीप्लाई A15 है, तो शो कीजिए कि 6 मल्टीप्लाई A4 जो है 0 के बराबर है। तो चलिए इसी डाटा के हिसाब से इस पूरे को सॉल्व करते हैं। पहला है 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स 9 टर्म, यानी 9 मल्टीप्लाई A9 इक्वल टू 15 टाइम्स 15 टर्म। तो शो कीजिए 6 टाइम्स 24th टर्म इज 0। तो इस डाटा पे पहले काम करेंगे और देखते हैं कि क्या रूल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसे हमें प्रूफ करना है 0 24 दिया हुआ, ये तो 6 टाइम 24th टर्म। तो अगर कोई भी टर्म निकालना है तो मिनिमम डाटा ये है कि आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इससे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसे ऐसे ही अगर सॉल्व करें, पहले A9 सॉल्व कर लें और A15 सॉल्व कर लें। अगर A9 सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस 8D हो जाएगा। तो इसे सीधे ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई A प्लस 8D, A9 को A प्लस 8D लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई A प्लस 14D, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसे अगर उधर लेकर जाएं तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 8D, ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9A प्लस 9 9 जा 81, और 81 में से 9 घटाएंगे तो ऐसा करते हैं, इस 9 को हम या तो उधर डिवाइड में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये A प्लस 8D खाली हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो ये 15/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 14D। तो यहाँ पे देखिए अब ये A प्लस 8D रह सकता है, और इसे सॉल्व करें तो ये हुआ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी ये हुआ 5/3। 5/3 A से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 हो जाएगा, और 5/3 अगर 14 5/3 अब 14D से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो भी आया वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो आया वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हुआ A प्लस 8D, ये कितने के बराबर हो गया, 5A/3 प्लस 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, तो 70/3D। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 70/3D। तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर लेके आते हैं, यानी A का काम A के साथ करेंगे, D का काम D के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस 5A/3, यानी ये प्लस से इधर आया तो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 70D/3 माइनस 8D। तो एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हुआ 3A, और ये हो जाएगा माइनस 5A, और ये हो जाएगा नीचे में 1, ये हुआ 3, तो ये हुआ 70D, और माइनस 3 तो 8 3 या 24D। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये बचा 2A, और माइनस का 5 है तो माइनस 2A, क्योंकि माइनस ग्रेटर है 5 ग्रेटर है, इसका साइन निगेटिव है, 5 में से 3 गया तो माइनस 2A, 3 2 5, 5 में से 3 2, और ये बराबर हुआ 3। दूसरा केस इसका बनेगा 70 माइनस 24, तो 70 में से 10 घटाएंगे तो 60, में से 10 घटाएंगे तो 50, में से 4 घटाएंगे तो 56, ये हो जाएगा 56D, और बाय
3, या फिर क्रॉस चेक करें तो 56 + 24 कितना होता है, 6 4 10, 5 2 7 1, नहीं 56 यहाँ पे नहीं होगा, 70 - 24, तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 2 गया तो 4, 46 होगा। इसमें 20 जोड़ेंगे, 46 में 24 जोड़ेंगे तो ये 6 4 10, 4 2 6 1 7, 70 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 46, और प्लस है, 70 में प्लस है तो ओवरऑल ये प्लस ही उतरेगा, और यहाँ पे ये हो गया डी के बराबर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इसके डिवीज़न में 3 आया है, तो 3 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कुछ ये हो जाएगा, और जो बच के आया वो कितना है, ये हो जाएगा -2a बराबर 46d, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 × a + 23d, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और इसका कहना है ये 0 होना चाहिए, तो ये है 6, और a की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ये -2 है तो अगर बोथ साइड हम -1 से ही मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो इक्वालिटी तो डिस्टर्ब होगी नहीं, तो जब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह -46d हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस से करेंगे तो -46, तो a बराबर हो जाएगा -46d/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -23d आ गई। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -23d, ये हुआ -23d, ये हुआ +23d, तो ये हो गया 6, माइनस प्लस कितना हो गया, कैंसिल हो गया ये दोनों, तो ये हुआ 0, तो 6 × 0, और ये ओवरऑल था क्या, ये था 6 × a24। यही हमें प्रूफ करना था कि यदि ये इसके बराबर है तो बताइए इसका a24 का 6 गुना जो है वह 0 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे साफ प्रूफ होता है कि ये 0 के बराबर है। बस इसके लिए जो मिनिमम डाटा है वो केवल इतना ही था कि आपको a और d पता होना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो ये तो साफ ही यहाँ पे जो है 6 से 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, यानी इस AP का जो 6 × 24 टर्म था वो 0 हो गया। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अगर ये सारे AP में है तो k की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 3 + k है, सेकेंड टर्म है 18 - k, और थर्ड टर्म है 5k + 1। जब भी ऐसा AP दिया रहे तो एक ही डाटा आप डिड्यूस कर सकते हैं, वो है D वाला एंगल। तो देखिए D वाला एंगल क्या कहेगा कि A2 - A1 D के बराबर होता है, यानी 18 - k माइनस A1 है, 18 - k माइनस A1, तो ये हो जाएगा 3 + k, तो ये हुआ 18 - k माइनस 3 ± -k, तो ये हो जाएगा 18 में से 3 गया तो 15, और ये -2k, तो ये हो जाएगा -2k, और यह d के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कांस्टेंट डिफरेंस d के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये AP है। दूसरा इसका भाग है A3 - A2 का, तो ये हो जाएगा 5k + 1, 5k + 1 -18 - k, तो ये हो जाएगा 5k + 1 -18 + k, 5k + 1 -18 + k, 5k + k कितना हो गया, 6k हो गया, और 18 में से 1 गया,
-18 है प्लस का 1 है तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा माइनस का, और ये भी d के बराबर है, यानी ये दोनों कांस्टेंट डिफरेंस d के बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल ही है। या फिर दूसरा एंगल ये है कि ये RHS साइड इक्वल है तो LHS साइड भी इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। एक हुआ 15 माइनस 2k, ठीक है। दूसरा है 15 माइनस 2k, दूसरा है 6k माइनस का 17, तो इसे करते हैं 15 और ये 15 प्लस 17, इधर -8 इधर प्लस 17 और ये 6k प्लस 2k, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 1 1 2 1 3, तो 6 2 8k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 32/8, तो 8 4 जा 32, तो k की वैल्यू हो गई 4। इतना ही हमसे पूछा जा रहा था कि ये सारे अगर एपी में हैं तो बताइए कि k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि k की वैल्यू पूछने के साथ साथ वो ये भी पूछता है कि अब इसके साथ आप AP भी फाइंड कीजिए, तो AP हम इस तरह से निकाल देंगे कि 3 प्लस k है तो ये 3 प्लस 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। दूसरा है 18 माइनस k, तो ये 18 माइनस 4 हो गया, यानी ये 14 हो गया। फिर तीसरा है 5k प्लस 1, तो 5 4 जा 20 प्लस 1, तो ये 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, यानी इसके AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 7 7 के अंतर पे ये चल रहा है, 7 दूनी 14 7 तिया 21, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है XYZ की वैल्यू निकालिए कब, जब ये नंबर जो है AP में है, यानी ये नंबर AP में कहने का मतलब है कि इस AP का जो पहला टर्म है वह x है, AP का दूसरा टर्म 10 है, AP का तीसरा टर्म y है, AP का चौथा टर्म 24 है और AP का पांचवा टर्म z है। x 10 y 24 z, ये सारे जो है इसके टर्म हैं, तो x y z की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल ही एक ही डाटा यहाँ से निकल सकता है, वो ये है कि d वाला डाटा। तो अगर हम a2 माइनस a1 करें तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये d के ही बराबर है और d तो कांस्टेंट रहता है AP में। दूसरा इसका निकलेगा a3 माइनस a2, तो a3 है y माइनस 10, ये भी d के बराबर हो गया। फिर हो जाएगा a4 माइनस a3, तो ये हुआ 24 माइनस y बराबर d। फिर ये हो जाएगा a5 माइनस a4, तो ये हो जाएगा z माइनस 24 बराबर d। अब इन्हीं सबको दिमाग लगा के हम इक्वेट करेंगे और तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 a5 माइनस a4 आ गया। यहाँ पे जो सब आपस में तो बराबर ही है, तो किसी को भी किसी के बराबर कर देंगे तो वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला केस जो बनता है वो पहला केस y का बन रहा है, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं, सब तो बराबर ही है। ये हो जाएगा y माइनस 10, इसे हम y के बराबर करते हैं, क्यों, ताकि y की वैल्यू आ जाए। दूसरा है 24 माइनस y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस y, ये हो जाएगा 24 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 34, 4 2 1 3, तो ये हो जाएगा 34/2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो y बराबर कितना हो गया 17 हो गया। 17 दूनी 34, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3। यहाँ पे y की वैल्यू 17 आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आसानी से आ जाएगी। सॉल्व करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को। y की वैल्यू आ गई तो हम इसे किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स और y की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। 17 माइनस 10 किसके बराबर हो गया 7 के बराबर हो जाएगा। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7
तो 1 1 कैंसिल, बचा 7, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। तो अब किसी को भी z के बराबर कर देते हैं, तो ये ऊपर वाले को कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस x z माइनस 24 के बराबर। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर z माइनस 24। तो 10 में से 3 जाएगा तो बचा 7, और ये कितना हुआ, ये बचा z माइनस 24। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 बराबर z। तो z बराबर हो जाएगा 7 4 11 और 1 3, 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, हाथ में आया 1 2 2 1 3, तो z की वैल्यू आ गई 31, यानी y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 31। क्यों? क्योंकि सारे तो AP में ही थे। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम कहता है कि इन अ थिएटर में 20 सीट फ्रंट रो में है। देखिए रो कॉलम आप समझते होंगे, ऐसा रो होता है ऐसे 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 ऐसे, मैट्रिसेस में भी पढ़ना है, और ये होता है कॉलम कुछ इस तरह से। यानी पहले रो में जो है 20 सीट मौजूद है। इन अ थिएटर देयर आर 20 सीट्स इन द फ्रंट रो, यानी पहले वाले में 20 सीट मौजूद है। एंड 30 रो वेयर अलॉटेड, और उस थिएटर में 30 रो मौजूद है, पहले में 20 सीट है। ईच सक्सेसिव रो कंटेन 2 एडिशनल सीट देन इन द फर्स्ट रो। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई थिएटर है जिसमें कुल मिलाकर 30 रो है, पहले रो में 20 सीट है, उसके बाद अगले रो जब हम जाएंगे तो 2 सीट बढ़ जाती है, यानी कि 22 रो हो जाती है। फिर अगले में जाएंगे तो उससे पहले वाले से 2 ज़्यादा है, तो देखिए पहला वाला 20 था, तो उससे आगे जाएंगे तो 2 और ज़्यादा मिलेगा, तो 22 मिलेगा। और फिर अगले बार जाएंगे तो 24 मिलेगा, क्योंकि जो पिछला सीट है वो पहले से 2 ज़्यादा है, तो ऐसे करके ये बढ़ते रहेगा। यानी अगर आप इसे ठीक से समझें तो देखिए सब मिला के 30 रो तो है ही, जैसे ऐसे समझिए सब मिला के 30 रो है, जो पहला सीट है वो 20 है। अगले अगर फर्स्ट रो की बात करें तो 20 सीट है, लेकिन ये फिर कंडीशन जोड़ता है कि जैसे ही आप सेकेंड रो में इंटर करेंगे तो 2 सीट ज़्यादा मिलेगी। कंटेन्स 2 एडिशनल सीट देन इज फ्रंट रो, यानी इसके कहने का दूसरा मतलब ये है कि जो ये वाला सीट है, यानी जो नीचे जाता जाएगा उसके ऊपर जो है उससे उसे 2 ज़्यादा मिलेंगे। यानी आप जैसे जैसे नीचे जाते जाइएगा आपको पहले वाले से 2 ज़्यादा मिलेगा। तो तीसरे रो में, तो जब तीसरा रो है उसे पहले वाले से उसके सामने वाले से 2 ज़्यादा मिलेगा, तो उसे कितना मिल जाएगा, 2 ज़्यादा अगर इसे मिलना है तो उसे 24 मिलेगा। देखिए इसका 22 था, इसका 24 हुआ। फिर अगली बार जो आएगा उसे 26 मिलेगा, क्योंकि जो भी सीट वाला है उसे उसके पहले रो से, यानी जैसे जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं पहले वाले से उसे 2 ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका 24 है तो इसको 2 ज़्यादा मिलेगा, 26 हो जाएगा। फिर इसको 2 ज़्यादा और मिलेगा, ये 28 हो जाएगा। फिर ये इसे और ज़्यादा मिलेगा तो ये 30 हो जाएगा। यानी सामने वाले से, सीधे समझे तो सामने वाले से 2 ज़्यादा मिल रहा है। तो बताइए कि आखिर कितने सीट जो है लास्ट रो में मौजूद है, यानी 30 नंबर में सब मिला के 30 रो है, तो बताइए कि सबसे लास्ट में कितने सीट मौजूद है। यानी हमको क्या पूछ रहा है, ये हमको ये इसका 30 टर्म पूछ रहा है, A30 पूछ रहा है, हाउ मेनी सीट्स पूछ रहा है। तो A30 तो है ही यहाँ पे, तो ये क्या होता है A प्लस 29D, कितने सीट जो है वह लास्ट रो में मौजूद है। तो लास्ट रो तो 30 ही है, कितने सीट मौजूद है। तो देखिए अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे तो 30 तक तो पहुँच ही जाएंगे, और ऐसे करते करते हमें मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर मैनुअली सॉल्व करें तो पहले वाले में 20 सीट, फिर हो जाएगा 22 सीट, फिर हो जाएगा 24 सीट, 26, 28, 30, 32, फिर हो जाएगा ये 34, 36, 38, 40, फिर ये 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62। फिर ये हो जाएगा 64, 66, 68, 70, 72 और 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88। देखिए गिनते हैं, 30 सीट की बात हुई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 78 सीट मौजूद हैं। यानी लास्ट रो में जो है कितने सीट मौजूद है, तो मात्र 78 सीट मौजूद है। और पहले में कितने मौजूद है, तो 20 मौजूद है। तो इसे हम मैनुअली भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमें लास्ट रो का पूछ रहा है n, यानी कितने सीट जो है लास्ट में मौजूद है, यानी nth टर्म A30 है। तो देखिए, तो कैलकुलेट करते हैं इसके 30 टर्म को। यदि A30 का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा A30 बराबर A + 29D। तो इसके लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इसका फर्स्ट टर्म है 20 और इसका सेकंड टर्म हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 2 बराबर D। तो फर्स्ट टर्म 20 हो गया और कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो A30 बराबर हो जाएगा 20 + 29 × 2। तो ये हो जाएगा 20 + 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5। तो 58 10 68, 68 10 78। तो यही हमारा आंसर है। देखिए दोनों आंसर सेम ही है, वो भी 78 ये भी 78। तो यही 78। तो यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ 6th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7:9। 6th और 8th टर्म, तो 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A6 लिख सकते हैं 6th टर्म, और 6th टर्म को हम A + 5D लिख सकते हैं। और दूसरा कहता है 8th टर्म यानी A8, तो इसे हम A + 7D लिख सकते हैं। 6th टर्म को A + 5D और 8th टर्म को A + 7D। ये दोनों रेशियो में है 7:9। तो निकालना क्या है, तो निकालना है रेशियो ऑफ 9 टर्म टू रेशियो ऑफ 13 टर्म, ये पता करना है। यानी ये 9 की वैल्यू निकल जाएगी, 13 की वैल्यू निकल जाएगी, तो पता चल जाएगा। तो अगर इसे लिखें तो ये हो जाएगा A + 5D बाय A + 7D। कितने के रेशियो में है ये, तो ये 7:9 के रेशियो में है। हम जानते हैं कि रेशियो को हम एज ए फ्रैक्शन ट्रीट कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 A + 5D और ये हो जाएगा 7 A + 7D। ये हो जाएगा A + 5D, वो हुआ A + 7D। तो ये हो जाएगा 9A + 9 5 जा 45D और ये हो जाएगा 7A + 7 7 जा 49D। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9A - 7A और ये हो जाएगा 49D - 45D। तो ये हो जाएगा 2A बराबर 5 4 9 4D। तो A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4D/2। तो 4D/2, तो 2 2 जा 4। तो A की वैल्यू हो जाएगी 2D। तो A की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ D, या फिर कहें तो 2D की वैल्यू हो गई 1। तो अब A9 कैलकुलेट करते हैं। A9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 8D। तो A की वैल्यू तो A ही है, और दूसरा क्या होता है कि A के बराबर, या फिर इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये A + 8D है, तो अगर A की वैल्यू D है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से यानी किसी भी इक्वेशन से
डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि एक 6 टर्म है A6, ये है A प्लस 5D। तो A की वैल्यू क्या है 2D है, ये हो जाएगा 2D प्लस 5D, और ये हो गया कितना 7D। और उसी तरह से अगर A8 की बात करें तो ये देखिए ये कितना हुआ A प्लस 7D है, तो A की वैल्यू तो 2D है और ये कितना है 7D है, तो ये कितना हो गया 9D हो गया। अब जब दोनों का रेशियो करेंगे तो आपको पता है कि रेशियो का यूनिट नहीं होता क्योंकि यूनिट कट जाता है, तो ये हुआ 7D बाय 9D। तो रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है, डी डिवाइड में है कट जाएगा, तो ये A6 बाय A8। तो क्या ये 7/9 के फॉर्म में नहीं है जैसा कि दिया गया है। तो देखिए ये यहाँ पे किस प्रकार से आया है, A6/A8 7/9 के फॉर्म में है। अब ठीक उसी तरह से A9 को सॉल्व करते हैं। ये होगा A प्लस 8D, तो A की वैल्यू तो A की वैल्यू ट्वाइस ऑफ D प्लस 8D, तो ये हो गया 10D। दूसरा है A13, तो ये हुआ A प्लस 12D, तो A की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ D प्लस 12D, ट्वाइस ऑफ D 10, तो ये हो गया 12, 13, 14D। अब दोनों का अगर रेशियो करेंगे A9 बाय A13 तो ये हो जाएगा 10D बाय 14D। तो रेशियो का तो यूनिट होता नहीं, तो ये डी कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये हुआ A9 बाय A13 बराबर 5/7। यानी ये किस रेशियो में मौजूद है, तो यानी इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A9 रेज टू A13 इक्वल टू 5/7। तो ये 5/7 के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट मात्र इतना है कि बस जो दिया गया डाटा है उसके हिसाब से हम A या D की वैल्यू निकाल लेते हैं और दिए गए में पुट कर देते हैं। और बहुत ज़रूरी बात कि रेशियो का यूनिट होता नहीं और रेशियो को हम एज ए फ्रैक्शन ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।